अस्सलामुअलैकुम। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा जी। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था लाइन इंटीग्रल फाइंड करना। ठीक है, लाइन इंटीग्रल क्या था? देखिए, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वेक्टर फील्ड तो जो सबसे पहली चीज़ हमने कैलकुलेट करना सीखी वो था लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल में हमने देखा था कि उसको हमने डिफाइन किया था, दैट इज इंटीग्रल अलोंग सम कर्व और पाथ सी वेक्टर फंक्शन डॉट डी आर। और इसमें मैंने डी आर का आपको बताया था, दैट इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। और हमने इसको कैलकुलेट करना भी सीखा था। हमने आई थिंक दो क्वेश्चंस किए थे, एक मैंने सिंपल कर्व ली थी ए टू बी, और एक कर्व हमने ले ली थी दैट वाज स्केयर ना। और फिर स्केयर में मैंने आपको बताया था कि जब अगर कोई स्केयर वगैरह है या कोई भी ऐसी कर्व्स हैं जो कि जिनकी डिफरेंट बाउंड्रीज पर डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो फिर हम इस सिंगल इंटीग्रल को एज सम ऑफ दोज मेनी इंटीग्रल्स लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्केयर था, तो स्केयर में आपकी चार साइड्स होती है और चारों साइड की डिफरेंट इक्वेशंस थी। तो हमने इस सिंगल इंटीग्रल को एज अ सम ऑफ दोज फोर इंटीग्रल्स लिख लिया था। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास लेट्स से कोई ऐसी वो आ जाती है, रीजन आ जाता है, ऐसा रीजन आ जाता है जिसकी दो इक्वेशन से बाउंडेड हो, लेट्स से दो कर्व हो, दो डिफरेंट इक्वेशन से बाउंडेड हो, तो फिर हम इस इंटीग्रल का सम ऑफ टू इंटीग्रल्स लिखेंगे। एंड सिमिलरली जितना हमें रिक्वायर्ड होगा, मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं, हम उतनी इंटीग्रल एज अ सम ऑफ दिस इंटीग्रल उतने इंटीग्रल्स में इसको लिख लेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने किया था। मैंने आपसे कहा था कि एफ आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और साथ में आपको कर्व सी गिवन होगी। डी आर का मैंने आपको बता दिया था क्या, और फिर मैंने आपसे कहा था कि एफ डॉट डी आर आप कैलकुलेट करें। और हमने मेथड क्या किया था, हमारे पास क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है, सिंगल इंटीग्रल है, तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल में, या तो सारी का सारा एक्स में या तो सारी का सारा वाई में, और फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमने इतना काम हमने किया था। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक रिजल्ट हम लिखने लगे कि हम जो लाइन इंटीग्रल्स हैं, जो सिंगल इंटीग्रल्स हैं, इनको सरफेस इंटीग्रल में, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना। मतलब अगर आपके पास सिंगल इंटीग्रल है तो आप उसको पहले डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लें और फिर आप उसको सॉल्व करें। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन से। ठीक है, हम कन्वर्जन सीखेंगे। इसमें हम दो रिजल्ट देखेंगे, एक हमारे पास आ जाएगा ग्रीन्स थ्योरम और एक हमारे पास आ जाएगा स्टोक्स थ्योरम। सो हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन्स थ्योरम से। अच्छा, आप लोगों को ना अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग अपना माइक जो है ना वो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज अपना माइक ऑफ रखिएगा। जब आपने कोई क्वेश्चन करना होगा या कुछ समझ ना आ रही हो तो फिर आप ऑन करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके जी। सो वी आर गोइंग टू लुक एट कन्वर्जन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स टू सरफेस। ओके, अब लाइन इंटीग्रल टू सरफेस, ये याद रखिएगा कि सिंगल इंटीग्रल को हम कन्वर्ट करने लगे हैं डबल इंटीग्रल्स में, यानी कि आप सिंगल वेरिएबल से जाने लगे हैं आप टू वेरिएबल से। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला रिजल्ट है जिसके जरिए हम ऐसा करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्टेट कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम क्या है। ओके, ग्रीन्स थ्योरम आपका स्टेट करता है इफ, इसको हम पहले स्टेट कर लेते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। इफ p of x y and q of x y are continuous functions of x and y, लाइट ऑन करके, x and y having continuous partial derivatives in a region R on of xy plane bounded by a closed curve C
then the line integral along a curve C pxy dx plus qxy dy. अभी यहाँ पे मैंने ये लाइन इंटेग्रल लिखा है। देखिए लाइन इंटेग्रल मैंने आपको लिखना सिखाया था, वो था इंटेग्रल एफ डॉट डी आर। और जब हम एफ डॉट डी आर लेते हैं तो आपने देखा था कि आपके पास सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आता है, साथ में क्या आ जाता है डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास जो एफ होता है उसमें एक आई एथ कंपोनेंट होता है, जे एथ और के एथ, इस तरह से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जब डॉट प्रोडक्ट आप ले लेते हो इसकी डी आर से, तो आपके पास क्या आ जाता है, जो आई एथ कंपोनेंट ऑफ एफ है वो मल्टीप्लाई हो जाता है डी एक्स से, क्योंकि आपके डी आर का आई एथ कंपोनेंट डी एक्स होता है। सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट है, जेथ कंपोनेंट है, वो जेथ से मल्टीप्लाई होता है, के एथ से मल्टीप्लाई होता है। तो आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन जो एफ डॉट डी आ रहा है वो इस तरह की ही फॉर्म आती है। अगर आपने देखा हो तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो एफ का आई एथ कंपोनेंट है इंटू डी एक्स आ जाता है, प्लस एफ का जे एथ कंपोनेंट इंटू डी वाई आ जाता है। तो ये लाइन इंटेग्रल में जो डी एक्स डी वाई के कोफिशिएंट्स है, ठीक है, जो फंक्शंस आते हैं डी एक्स और डी वाई के साथ, उनको हमने नाम दे दिया है पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई डी वाई। दिस इज द लाइन इंटीग्रल। ये एक्चुअली एफ डॉट डी आर ही लिखा हुआ है, जो आप एफ डॉट डी आर करते हैं ना, एक्चुअली वही चीज लिखी हुई है। जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था उसको नाम दे दिया पी का, और जो डी एक्स के साथ था, और सिमिलरली जो डी वाई के साथ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई उसको नाम दे दिया है क्यू का। तो ये आपके पास लाइन इंटेग्रल है। और हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम है वो स्टेट क्या करता है। अब इसकी स्टेटमेंट में एक दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमने कहा कि इफ दीज फंक्शन पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर जो डी एक्स कोफिशिएंट है और जो डी वाई का कोफिशिएंट है, ठीक है, दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स इन अ रीजन आर। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये है कि पी और क्यू जो है इनको कंटिन्यूस होना चाहिए, और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास ये जो लाइन इंटीग्रल का कन्वर्ट करें सरफेस इंटीग्रल में यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। या आप सिर्फ तभी कर सकते हैं, ग्रीन्स थ्योरम सिर्फ तभी यूजफुल है जब आपके पास क्लोज्ड कर्व हो। ठीक है, अब हमने जो लाइन इंटीग्रल में दो एग्जांपल्स किए ना, तो एक एग्जांपल में आपके पास इस तरह की कर्व आ रही थी ए बी। ठीक है, ऐसी कर्व आ रही थी। अब ये कर्व क्योंकि क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हम ग्रीन थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो ये लाइन इंटीग्रल हम ग्रीन थ्योरम से फाइंड नहीं कर सकेंगे अगर आपकी कर्व क्लोज नहीं है। ये क्योंकि ओपन कर्व है तो इसको हम ग्रीन थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमने सेकंड एग्जांपल की थी वो आपके पास स्क्वायर था। तो आपके पास स्क्वायर था, और क्योंकि स्क्वायर क्लोज कर्व है तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो हमने किया था लाइन इंटीग्रल से, ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम भी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये याद रखनी है कि ग्रीन्स थ्योरम आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जो कर्व है वो क्लोज्ड हो। और क्लोज्ड कर्व क्या होता है, मींस आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है, लाइक सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, या कोई भी शेप जो क्लोज्ड है, ठीक है, दैट इज क्लोज्ड कर्व। और इसी तरह से ओपन क्या है, यानी कि जो आपके स्टार्टिंग और एंड सेम ना हो, लाइक पैराबोला हो गया, ठीक है, या कोई भी और ऐसी कर्व होगी, ठीक है, जो कि क्लोज नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो ओपन है। तो आपने ग्रीन्स थ्योरम को ध्यान से यूज करना है। ग्रीन्स थ्योरम सिर्फ आप उन क्वेश्चंस के लिए लाइन इंटीग्रल, आप लाइन इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, बट सिर्फ उन कर्व्स के लिए जो कि क्लोज कर्व्स की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही कंडीशन फिर स्टोक्स थ्योरम में भी आ जाएगी। ठीक है, कि आपके पास क्लोज कर्व के लिए ये दोनों थ्योरम जो एप्लीकेबल होंगे, यानी कि आप लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट कर सकेंगे किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ। हमारे पास क्वेश्चन यही होगा कि हमारे पास हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना होगा, जिसकी डेफिनेशन आपको आती है एफ डॉट डी आर अलोंग कर्व सी। ठीक है, तो जो मैंने पहले डेफिनेशन लिखी वही मैंने अब इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे जस्ट सिंपली हमने डी एक्स क्वेश्चन को पी और डी वाई क्वेश्चन को क्यू कह दिया। और हमारे पास फार्मूला है दिस इज इक्वल्स टू, ये जो लाइन इंटीग्रल आपको कन्वर्ट हो जाता है डबल इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर। ये फार्मूला आप याद रखेंगे ग्रीन्स थ्योरम का। ठीक है, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे।
बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है, क्यू ये है आपके पास dy का कोफिशिएंट, इसका हमने x के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। p आपके पास dx का कोफिशिएंट है, इसका हमने y के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और हमने qx माइनस py कर देना है। और आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैंने फिक्स कर दिया dx dy। अब ये सी बात है कि आप जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पता है कि अगर रेक्टेंगुलर रीजन है तो कैसे चेंज करते हैं, और अगर जनरल रीजन है तो कैसे चेंज करते हैं। बाकी सारा ये डबल इंटीग्रल का जो सारा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर भी जस्ट हमारे पास क्या है कि हमने लाइन इंटीग्रल से कन्वर्ट कर दिया किसमें, सरफेस इंटीग्रल में, यानी कि सिंगल इंटीग्रल से हमने कन्वर्ट कर दिया अपना क्वेश्चन डबल इंटीग्रल में। और आगे हम सेम जिस तरह हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको मैंने क्लोज कर बता दी, और दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपके पास जो कर्व है ना, जैसे आपने स्क्वायर लिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि हम डायरेक्शंस लेते हैं, यानी कि जैसे हम A to B गए थे, फिर B to C, C to D, D to A, ठीक है। तो हमने जो डायरेक्शन ली थी वो एंटी क्लॉकवाइज ली थी। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने एक सर्कल सा बनाया है इधर इंटीग्रल के ऊपर, और फिर मैंने वहां पे एक डायरेक्शन बना दी है। ये शो कर रहा है कि मैं यहाँ पे जो डायरेक्शन ले रही हूँ वो मैं कौन सी ले रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी मुझे डायरेक्शन खुद लेनी होगी, चूज करनी होगी, कि हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। लेकिन ये फार्मूला जो मैंने लिखा है ये स्पेसिफिकली है फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो साइन का चेंज आ जाएगा। सो इसलिए हम, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में थोड़ी सी और भी चीजें चेंज हो जाती है, हम दोनों थ्योरम्स में, जो ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम है, दोनों में अपनी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही रखने लगे हैं, और हम एक ही फार्मूला दोनों के लिए करने लगे हैं। मतलब एक ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला और एक स्टोक्स थ्योरम का फार्मूला, ठीक है। और दोनों में आप याद रखिए कि हमने कर्व जो लेनी है उसकी डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ही रखनी है, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला आपके पास आ गया है, इसको आप अपने माइंड में रख लें, और फिर हम जाते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये जरा और क्लियर हो जाएगा कि आपके पास ग्रीन थ्योरम हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, और फिर हम उसको करते हैं यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, और उसको हम देख लेंगे यूजिंग लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर इन द प्लेन फॉर। आपको इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी, ओके, 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y minus 6xy dy, where C is bounded by the region defined by y is equals to square root x and y is equals to x square। अच्छा जी, अब ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है इसमें आपके पास एक इंटीग्रल लिखा हुआ है। अब ये इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल इज एक्चुअली द लाइन इंटीग्रल। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना उसमें क्या था, उसमें आपको एफ गिवन था और उसकी डॉट प्रोडक्ट डी आर से आप खुद लेते थे, तब जाके आपके पास इस तरह की फॉर्म बनती थी। यानी कि आपके अगर मैं यहाँ से लेट से मैं आपसे ये बोलूँ एफ डॉट डी आर से आपके पास ये फॉर्म बनती थी। अब लेट से इस फॉर्म से मैं आपसे बोलूँ कि आप एफ लिख के दिखाएं, तो फिर बाय लुकिंग एट दिस लाइन इंटीग्रल अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ क्या होगा, तो आप कैसे देख सकते हैं। देखिए जो डी एक्स का के साथ प्रोडक्ट में फंक्शन आ रहा है वो एक्चुअली जो एफ है उसका ith कंपोनेंट है। यानी कि मैं अगर लिखूं तो एफ आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 8y² आई, ये ith कंपोनेंट है, क्योंकि आप एफ डॉट डी आर ले रहे होते हो, डी आर है dxi प्लस dy j, ये आपके पास एफ का ith कंपोनेंट है। सिमिलरली प्लस 4y माइनस 6xy, ये जो 4y माइनस 6xy है दिस इज jth कंपोनेंट ऑफ एफ। अब आपको इस फॉर्म से एफ लिखना, और अगर आपको एफ गिवन है तो उसे एफ डॉट डी आर लिखना, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई है कि मैंने यहाँ से एफ कैसे लिखा है, Yes, ma'am. ठीक है। तो आपको अगर एफ गिवन है तो एफ डॉट डी आर लिखना,
और अगर एफ डॉट डी आर गिवन है तो उसे एफ लिखना, ये दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आगे हम करेंगे स्टोक्स थ्योरम तो उसमें हमें एफ की जरूरत पड़ेगी। तो समटाइम्स मे बी यही इंटीग्रल आपको गिवन हो और इसके लिए आपसे कहा जाए कि स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको एफ की जरूरत पड़ेगी। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, अगर आपको एफ गिवन है तो एफ डॉट डी आर लिखना, और अगर एफ डॉट डी आर गिवन है तो उससे एफ लिखना। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, लाइन इंटीग्रल हमें गिवन है और इसको हमने फाइंड करना है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, हम इसको पहला स्टेप करेंगे यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इसको याद रखिएगा। जब लिखा हो ना वेरीफाई, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं है कि यूजिंग ग्रीन थ्योरम सॉल्व दिस लाइन इंटीग्रल या फाइंड दिस लाइन इंटीग्रल। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। अब वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम लिखने का मतलब ये है कि आपने ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन इंटीग्रल है, इसको कैलकुलेट करना है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम एंड यूजिंग लाइन इंटीग्रल। यानी कि यहाँ पर इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे। जब आपको वर्ड आ जाए ना वेरीफाई, तो वेरीफाई का मतलब ये है कि आप इसको ग्रीन्स थ्योरम से भी सॉल्व करें और लाइन इंटीग्रल जो हमने पहले से मेथड किया उससे भी सॉल्व करें, और ये शो करें कि जो आंसर लाइन इंटीग्रल से आ रहा है वही आंसर ग्रीन्स थ्योरम से आ रहा है। ये होता है वेरीफाई। वेरीफाई करना, जब लिखा हो कि वेरीफाई करे कोई भी रिजल्ट, इसका मतलब है आपने उसको लाइन इंटीग्रल से भी करना है और जो रिजल्ट कहा गया है कि उसको वेरीफाई करे उस रिजल्ट से भी करना है, जैसे हमें यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम कहा गया है। सिमिलरली ये भी हो सकता है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। अगर लिखा है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम तो इसका मतलब है आपने लाइन इंटीग्रल से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर स्टोक्स थ्योरम से भी करना है। ठीक है, तो वेरीफाई में दो चीजें आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल है उससे बाद में करेंगे, फिर लाइन इंटीग्रल हम ऑलरेडी सीख भी चुके हैं, तो पहले हम कर लेंगे इसको यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये तो आ गया लाइन इंटीग्रल। अब आपको जो कर्व गिवन है, सी इज बाउंडेड बाय द रीजन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे देख ले, मैंने आपसे कहा कि क्लोज कर्व होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम पहले ये कर्व स्केच करेंगे। हम ये कर्व स्केच करेंगे और हम वो रीजन देखेंगे जो जो क्लोज होगा बाय दीज कर्व्स। ठीक है, तो दैट इज आवर रीजन दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने ये रीजन स्केच करना है। अब कर्व स्केच करें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की मैम। Parabola along y axis। ठीक है, y इक्वल टू x स्क्वायर इज parabola along y axis एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन है मैम। नहीं, स्ट्रेट लाइन तब होती है जब ये लीनियर फंक्शन होता है, यानी x और y दोनों की पावर 1 होती है। पैराबोला की है। ये पैराबोला की है, लेकिन पैराबोला along which axis? देखिए स्क्वायर लेके देख लेना बोथ X। साइड्स। हाँ जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाता है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा दिस इज पैराबोला along X which x axis, this is parabola along x axis। अब लेकिन ये कंप्लीट parabola along x axis नहीं गिवन, आपको सिर्फ गिवन है y is equals to square root x। तो y is equals to square root x parabola along x axis की कौन सी ब्रांच है? अपर ब्रांच है या लोअर? देखिए अगर मैं पूरा पैराबोला along x axis बनाऊं तो वो ये बन जाता है। ठीक है, अपर ब्रांच होगी मैम। अपर ब्रांच होगी बिल्कुल। y is equals to पॉजिटिव स्क्वायर रूट x इज अपर ब्रांच ऑफ दिस पैराबोला along x axis। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये कर्व्स हमारे पास क्या है। अगर आपको नहीं पता होता तो अगेन मैंने आपसे कहा कि आप इनपुट आउटपुट लेके उस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो बेहतर यही है कि आप जो बेसिक कर्व्स हैं उनको याद रख लें। ठीक है, सर्कल पैराबोला वगैरह ये जो बेसिक कर्व्स इनको आप याद रख लें, इलिप्स, ये तीन कर्व्स एटलीस्ट आप अच्छे से याद रखें। ओके, सो हम इसको स्केच करने लगे। नाउ वी आर फर्स्ट हमारा स्टेप है कि हम रीजन स्केच करने लगे। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज पैराबोला अलोंग बस पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने स्केच किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम जब भी कर्व स्केच करेंगे हम उसके साथ में लेबल भी करेंगे ताकि हमें पता लगे कि कौन सी वाली कर्व क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसको मैं डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगी और ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रीजन्स में हम कर्व्स ही रीड कर होते हैं। ठीक है, या राइट लेफ्ट पे आप पर लोड कर्व्स, हमें क्लियरली लिखना है कि कौन सी कर्व कौन से वाली है। ओके, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरी हमने कर्व स्केच करनी है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, जो कि आपने अभी कहा कि दैट इज the branch of parabola along x-axis in the first quadrant। ठीक है, तो y is equals to square root x। तो ये दो कर्व हम स्केच करें। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों कर्व से जो रीजन बाउंड हुआ वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है। दिस इज द रीजन दैट इज बाउंडेड बाय दीस टू कर्व्स y is equals to x square and y is equals to square root x। इसके अलावा हमें जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक यहाँ पर आ रहा है एक यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इस पॉइंट को तो वैसे मैं ना भी फाइंड करूँ तो भी हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज
0 0 0 0, ठीक है। और दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, आपने दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x और दूसरी कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से हम किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे में पुट कर लें और सॉल्व करें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ से ये वैल्यू उठा के इधर पुट करने लगी हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स स्क्वायर में जो है इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कर्व है इसमें पुट करने लगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ से ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बोथ साइड स्क्वायर लेने से मेरे पास आ जाएगा x4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। बोथ साइड हमने स्क्वायर ले लिया तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर जो है वो x टू द 4 आ गया और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर जो है दैट इज x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी वेरिएबल से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बोथ साइड को x से डिवाइड कर लूँ। तो हमने क्या किया कि हमने इस x को इधर शिफ्ट कर लिया गया, x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया x, तो ये आ गया आपके पास x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक आपके पास आ गया x इक्वल टू 0 और एक आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 1 जो कि आ गया x इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया आपके पास x इक्वल टू 1। सो हमें x की दो वैल्यूज मिली है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। सो अब हम चेक करेंगे व्हेन x इज 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हेन x इज 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो हम इस तरह हमें पॉइंट मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, y कोऑर्डिनेट हमें देखने हैं। x इक्वल टू 0 पे y क्या आएगा, अगर मैं x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। 0 आएगी। सो हमारे पास व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज 0 y इज 0। सो एक पॉइंट आपके पास आ गया 0 0, जो कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया हुआ है। फिर हमने देख लिया व्हेन x इज 1 व्हाट इज y, व्हेन x इज 1 y इज 1 1। सो हमारे पास व्हेन x इज 1 y इज 1, इसका मतलब हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू कर्व दैट इज 1 1, ठीक है। तो ये मेथड था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का। सो हमें यहाँ पर ये पॉइंट भी पता चल गया, दिस पॉइंट इज पॉइंट 1, ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व्स का दैट इज 1। सो हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जाएंगे लाइन इंटीग्रल को जस्ट कन्वर्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल में, सिंगल इंटीग्रल को मतलब कन्वर्ट करेंगे डबल इंटीग्रल में और फिर उसके बाद हम जो है इसको डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास लाइन इंटीग्रल जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन है, या तो हमें एफ और सी गिवन होते तो हम एफ डॉट डी आर करके ये लिख लेते लाइन इंटीग्रल, अभी हमें ऑलरेडी एफ डॉट डी आर जो है वो गिवन है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल, हम यूज करने लगेंगे ग्रीन्स थ्योरम, तो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, यूजिंग ग्रीन थ्योरम हमारे पास जो ग्रीन थ्योरम का फार्मूला है वो है हमारे पास इंटीग्रल along C T dx plus q dy p of x y dx q of x y dy और डायरेक्शन हम ले लेंगे, ओके डायरेक्शन अभी मैं लेती हूँ कर्व पे, ठीक है। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली है। अब देखिए इस कर्व को मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग टू कॉल ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ ए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके पास मैं इस कंप्लीट कर्व को दो कर्व में डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये एक कर्व है, ठीक है, और जो कि आपकी इस क्लोज रीजन की एक बाउंड्री बन रही है। सिमिलरली y इक्वल टू स्क्वायर रूट x जो आपके पास दूसरी कर्व है जो कि इस क्लोज रीजन की दूसरी बाउंड्री बन रही है। सो दैट्स व्हाई मैं इसको डिवाइड करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन बनानी है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम पहले करेंगे a टू b और फिर हम आ जाएंगे b टू a, ठीक है। अब मैंने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली है, मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे जो डायरेक्शन लेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे क्योंकि जो मैंने फार्मूला लिखा है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो कर्व सी थी ना, इसको हम कहते थे कर्व सी। जो कर्व सी थी उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ए बी प्लस बी ए। क्या ये बात समझ आई कि मैंने इस कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, दो डिफरेंट कर्व्स के सम में Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये फार्मूला, दिस इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R qx that is partial q by partial x minus py that is partial p by partial y dx dy। अब ऑब्वियस सी बात है मैं dx dy ले रही हूँ
तो अब आपको क्लियर है कि डबल इंटीग्रल में जब डी एक्स डी वाले, तो फर्स्ट आप जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट से तो आपको हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन करनी होगी। अगर आप डी वाई के रेस्पेक्ट से करेंगे तो आपको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन करनी होगी। तो ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैंने डी एक्स डी वाई रख ली है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनिंग ही कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करोगे तो आपको पता है आपने कैसे चेंज करना है, बिकॉज इट इज अ जनरल रीजन, ठीक है। ओके, सो अब इस फार्मूले को अगर आप देखिए, ये फार्मूला आपने याद रखना है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्यू एक्स एंड पी वाई, दैट इज पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स एंड पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई। पी क्या है, डी एक्स का जो कोफिशिएंट है। और अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो आपके पास लाइन इंटीग्रल क्या डॉट डी आर गिवन है, तो दिस इज पी एक्स, 3x² minus 8y², that is p, and 4y minus 6xy, that is q. So हम यहाँ से लिख लेंगे अपना p, फंक्शन p एंड फंक्शन q. So मेरे पास जो फंक्शन p है, इधर नजर आ रहा है, okay. मेरे पास जो फंक्शन p है दैट इज 3x² minus 8y², और मुझे p का y के रेस्पेक्ट से देखिए पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, पी वाई। मैं पी वाई कैलकुलेट करूंगी, दैट मींस आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। तो 3x से कांस्टेंट ट्रीट होगा तो उसका डेरिवेटिव आ गया 0, और -8y का डेरिवेटिव आएगा y के रेस्पेक्ट से, दैट इज -16y, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें p ये गिवन है, और सिमिलरली हमें q गिवन है, q इज 4y minus 6xy, और q का डेरिवेटिव हमें फार्मूले में चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम यहाँ पे qx कैलकुलेट करेंगे, 4y का डेरिवेटिव हो गया 0, और -6y कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ गया, सो ये आ जाएगा -6y। हमने सिंपली क्या करना है कि हमने ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं qx एंड py, वो इस फार्मूले में डाल देंगे। qx मेरे पास आ गया -6y माइनस, और py आपके पास है -16y। तो यहाँ से एक ये वाला माइनस फार्मूले वाला, और एक ये जो पी वाई आपका माइनस आया, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 16y dx dy। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये समझ Yes, ma'am. आपका, ठीक है। तो ये है ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद हमने जस्ट सिंपली ये जो डबल इंटीग्रल इसको सॉल्व करना है वो मैं अभी कर लूंगी, दैट इज वेरी सिंपल। और आपने भी इसको ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जनरल रीजन के लिए अगर मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई लिया तो हमें हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनिंग करनी है, लिमिट्स लिखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब मेन जो चीज थी वो था ये फार्मूला आपने अप्लाई कब करना है और कैसे करना है। हमने ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं या ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी कर्व जो है या हमारा जो रीजन है दैट इज क्लोज्ड रीजन, ठीक है। अपने क्लोज रीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका रीजन ओपन है तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज होगी, और दूसरा आपके पास ये होगा कि आपने जो डायरेक्शन लेनी है कर्व में, अगर आप कर्व को एक पार्ट एक ही रख रहे हैं या आप पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बिकॉज आपकी जो लोअर कर्व थी उसकी इक्वेशन डिफरेंट थी, अपर की डिफरेंट थी, तो मैंने यहाँ पे इसको a to b और b to a कर लिया है, ठीक है। तो आपने इन दैट केस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एवरी केस जब आप करेंगे ना, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो हम ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों में ही जो कर्व में डायरेक्शन रखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। सो नाउ जस्ट सिंपली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस डबल इंटीग्रल, और इस डबल इंटीग्रल की मुझे लिमिट्स लिखनी है। इसका मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनिंग करनी है क्योंकि मैं एक्स के रेस्पेक्ट से फर्स्ट इंटीग्रेट कर रही हूँ। सो हम इस रीजन की हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनिंग कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनिंग मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह इस कर्व में आपने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेनी है और उस स्ट्रिप के लेफ्ट और राइट से कर्व रीड करनी है। अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की है, इसके लेफ्ट पे क्या कर्व है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, और मुझे लिमिट्स किसकी चाहिए, x की। सो मैं इस कर्व से x की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। अगर मैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट x से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, Y square. y स्क्वायर। सो मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आ गई y स्क्वायर। सिमिलरली राइट लिमिट के लिए मुझे जो राइट कर्व है उससे x की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर मैं राइट कर्व से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, Square root y. स्क्वायर रूट y। सो हमें यहाँ से अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी मिल गई, दैट इज स्क्वायर रूट y। तो आपके पास dx के रेस्पेक्ट से यानी कि x की जो लिमिट्स आई हैं वो आ गई हैं y स्क्वायर टू स्क्वायर रूट y। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को आपने वर्टिकली मूव कराना होता है। सो आप इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को वर्टिकली किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कराएंगे, ये देखिए ये पॉइंट है 1 1, ये पॉइंट है 1 1, सो दिस इज 1। हमें इसको 0 to 1 मूव कराना होगा, यानी कि जो y है वर्टिकली हमें इसको मूव कराना होगा 0 to 1।
सो आपके पास आउटर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आ गई 0 to 1। सो हमारे पास ये सिंपल डबल इंटीग्रल आ गया। और 16y माइनस 6y कितना होता है? 10y 10y। ये आपके पास सिंपली आ गया डबल इंटीग्रल ऑफ 10y dx dy, और x की लिमिट है y स्क्वायर टू स्क्वायर रूट y, और y के लिमिट्स हैं 0 to 1। अब सिंपली आपने इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। पहले मैं आप लोगों को 2-3 मिनट देती हूँ, इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है। 10y है dx dy। ये याद रखिएगा कि इनर इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट से है, तो 10y जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, 1 dx का साथ में इंटीग्रल आएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करें और प्रॉपर्ली कंप्लीटली सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं कि ये फाइनली आपके पास क्या आंसर है। मैं आपको वेट कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें, मुझे बताएं इस डबल इंटीग्रल का क्या आंसर है। जी, किसी ने सॉल्व कर लिया डबल इंटीग्रल? कर रहे हैं मैम अभी। ठीक है, जब कर लें तो मुझे बता दें कि क्या आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी तो पार्टिसिपेट करें ना, बाकी लोग ने खामोश ही रहना है। थ्री बाई टू आ रहा है। 3/2 होता है, 3/2। यस मैम 3/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3/2। सो ये है आपके पास ग्रीन्स थ्योरम। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में था वेरीफाई, आप अगर क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन में था वेरीफाई, इसका मतलब है हमें ये सिर्फ ग्रीन्स थ्योरम से नहीं करना, बल्कि हमें इसको लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व करना है। सो ये जो लाइन इंटीग्रल है, यूजिंग जो द मेथड ऑफ लाइन इंटीग्रल जो है, इसको सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको रीजन स्केच करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने को, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है और आपने लाइन इंटीग्रल से करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेप यही होगा कि आप रीजन स्केच करेंगे। रीजन स्केच करने के बाद जो है आप कर्व को लेबल करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक तो सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जस्ट नेक्स्ट ये है कि आपने लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। अब लाइन इंटीग्रल है, ऑलरेडी एफ डॉट डी आर आपका कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो हमने इससे पहले काम किया लाइन इंटीग्रल वाला, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था। ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल है और ये हमारे पास रीजन बन रहा है। अब मैंने ये लाइन इंटीग्रल जो है इसको कैलकुलेट करना है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मैम इसको हम पहले तो डिवाइड कर लेंगे दो इंटीग्रल्स में, और फिर उसके अंदर बिल्कुल, जो कर्व्स की वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसको डिवाइड करेंगे दो इंटीग्रल्स में, a टू b प्लस b टू a। ठीक है, तो हम लाइन इसी सेम ही क्वेश्चन को कि हमें वेरीफाई कहा गया, तो हम इसको करेंगे लाइन इंटीग्रल से। कुछ स्टेप्स मैं कर देती हूँ, कुछ फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने पहले किया इसको यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग लाइन इंटीग्रल। वी आर यूजिंग लाइन इंटीग्रल। ओके, मेरे पास इंटीग्रल है जो मैं गिवन है, दैट इज इंटीग्रल अलोंग सी 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल। सो क्योंकि हमारे पास जो कर्व है वो एक कर्व नहीं है, हमारे पास जो रीजन है वो दो कर्व से बाउंडेड है। सो हम इस सिंगल इंटीग्रल को मैम ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है?
मैंने लगाया तो था रिकॉर्डिंग हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है ओके रिकॉर्ड हो मैम, रहा है। थैंक अच्छा एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि ये ना आफ्टर 40 मिनट्स मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट होता है, लेकिन आपने जो सेम लिंक है ना उस पर दोबारा से फौरन से ज्वाइन कर लेना है। मैं भी फौरन से ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो आपने सेम अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना तो आपने फौरन से विद इन 3 सेकेंड्स आप दोबारा आ जाओगे, ठीक है। तो आपने उसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इधर दोबारा मीटिंग में आ जाएंगे, सही है। किसी का भी अगर डिस्कनेक्ट होता है, मेरा भी हुआ तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। अच्छा इसको हम लिखेंगे इंटेग्रल ए बी अलॉन्ग ए बी, और सेम यही जो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है 3x² माइनस 8y² एफ डॉट डी आर एक्चुअली लिखा हुआ है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 4y माइनस 6xy dy प्लस हमने इंटेग्रल अलॉन्ग सी को दो कर्व में डिवाइड कर दिया ए बी प्लस बी ई। ये देखिए इंटेग्रल अलॉन्ग ए बी प्लस बी ई, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 3x² माइनस 4y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। सही हो गया। इस स्टेप की समझ आ गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये पहला स्टेप समझ आया लाइन इंटीग्रल का, जो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। यस मैम वहां पे स्क्वायर था तो हमने 4 इंटीग्रल में लिखा था, यहाँ पर हमारे पास इस तरह का रीजन है तो हमने इसको 2 इंटीग्रल्स में डिवाइड कर लिया, ए टू बी बी टू ए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखी है। अब यहाँ पर आपके पास वही स्टेप्स हैं, आपने सबसे पहले ले लेना है अलोंग ए बी, ठीक है। मैं ये एक इंटीग्रल कंसीडर कर लेती हूँ, फिर इसी तरह हम दूसरा इंटीग्रल बी ए कंसीडर कर लेंगे। मेरे पास जगह कम है तो इसको यहीं से अरेज करके इधर ही लिखने लगूंगी, ठीक है। हमने जस्ट ले लिया इंटीग्रल अलोंग ए बी, जस्ट मैंने ये इंटीग्रल कंसीडर किया, ओके। अलोंग ए बी अगर आप देखें, अलोंग ए बी, अलोंग ए बी आपके पास कर्व क्या है? व्हाट इज द कर्व अलोंग ए बी? y इज इक्वल टू x स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप ए बी के अलोंग देखें तो आपके पास जो कर्व है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हमने यहाँ से ले लिया y इज इक्वल